गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू ऑल नो कि हम आपके जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। राइट, हम इससे पहले 3 लेक्चर्स जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई जो है वो कवर कर चुके हैं। ये आपका 4th लेक्चर है। अगर किसी ने भी पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जाके बाकी 3 लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा क्वेश्चन है, ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी। आज 26 दिसंबर है जब आप ये लेक्चर देख रहे हो। आज यूके में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? जिन जिन बच्चों को पता है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिन जिन को नहीं पता वो फटाफट से लास्ट लेक्चर जो है देख लेंगे। नॉट ओनली दिस, अब आपके लिए एक और होमवर्क है कि हमने लास्ट लेक्चर में यूके का डे तो डिस्कस किया था, बट मैंने ये नहीं मेंशन किया कि इंडिया में 26 दिसंबर को क्या बनाया जाता है। एक हिंट दे देती हूँ, इट इज रिलेटेड टू अ रिलीजन, सिखिज्म। बेसिकली सिखिज्म से रिलेटेड आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे बनाया जाता है। चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ जी, तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज अबाउट मेटावर्स एंड मेटावर्स के रिलेटेड जो क्राइम्स है। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़े जिसमें हमें क्राइम, साइबर क्राइम के बारे में देखने को मिला। राइट, या फिर प्रोटेक्शन के बारे में देखने को मिला, चिल्ड्रंस प्रोटेक्शन, वुमेन्स प्रोटेक्शन। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि यही साइबर क्राइम की वजह से हम लोग फीमेल्स को एंड बच्चों को बचाने के लिए बहुत सारे लॉज लेके आ रहे हैं। राइट, तो ये भी बेसिकली उसके बारे में ही है। नाउ, सबसे पहले यहाँ पे इस मेटा क्राइम को समझने के लिए आपको इस मेटावर्स का मतलब पता होना चाहिए। ओके, अगर मैं बात करती हूँ तो आप में से जो थोड़े बहुत सीरीज वगैरह देखते होंगे, अगर उन्होंने मिस मैच सीरीज देखा होगा, तो जो मिस मैच सीरीज का अभी लेटेस्ट सीजन आया है उसमें मेटावर्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, नाउ व्हाट इज बेसिकली मेटावर्स, कि आप क्या करते हो, हेडसेट पहनते हो। ठीक है, एंड उस हेडसेट से आप खुद को विजुअलाइज करते हो, एक इमेजिनेशन जैसे वर्ल्ड होता है या फिर डिजिटल वर्ल्ड होता है, उसमें आप खुद को विजुअलाइज करते हो। आप वहां पे एक रियल जैसे वर्ल्ड है वैसी चीजें देख सकते हो, वैसी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जब आप सब रियल वर्ल्ड जैसी चीजें वहां पे एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट, तो कहीं ना कहीं जो रियल वर्ल्ड में क्राइम हो रहे हैं आप वो भी वहां पे एक्सपीरियंस करोगे। राइट, उन्हीं क्राइम्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किया जा रहा है। नाउ, आप देख सकते हो एप्पल विजन प्रो जो है उसने क्या लॉन्च किया था, एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट मेटावर्स को लॉन्च किया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। नाउ ये क्या है, वर्चुअल स्पेस है जहां पे आप लोग वेरियस एक्टिविटीज जो है वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और इसी के साथ वहां पे रिस्क भी है। क्वाइट ऑब्वियस, जैसे रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं चोरी हो गई तो ये चोरी तो आप उधर भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, किसी का मर्डर कर दिया किसी ने तो ये मर्डर वहां पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये क्या है, एक तरीके का क्राइम है। नाउ मेटा क्राइम एक तरीके का साइबर क्राइम ही आप है कंसीडर कर सकते हैं, बट विद लाइक 100 टाइम्स मोर एफिशिएंसी, कि आपको वो चीज फील हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है, या कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। नाउ, जब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटावर्स, आई डोंट थिंक सो आई रियली नीड टू एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस। हमें पता है कि एक 3 डायमेंशन वर्चुअल वर्ल्ड है जिसको आप वीआर हेडसेट पहन के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप न्यू ऑनलाइन बिहेवियर एंड क्राइम्स को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग क्राइम, तो आपके दिमाग में जितने पॉसिबल क्राइम्स आप आ रहे हैं, यस, वो सारी ही चीजों को यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। नाउ, जब हम आगे चलते हैं तो मेटा क्राइम क्या है। मेटावर्स में कुछ भी अगर आप ऐसा करते हो जो रियल लाइफ में भी आपको क्रिमिनल कहला सकता है, तो उन सारी ही एक्टिविटीज को आप किस में कंसीडर करोगे, इस मेटा क्राइम में कंसीडर करोगे। अब द मेजर पॉइंट इज कि हम लोग जो फिजिकल क्राइम हो रहा है, हमें पता है कि यार किसी ने चोरी कर ली तो हमें एफआईआर लिखवानी है, पुलिस आएगी उसको पकड़ के ले जाएगी, बट थिंक अबाउट इट, मेटावर्स में चोरी हुई है,
हमारे पास क्या एविडेंस है? अनटिल और अनलेस हम उस मेटावर्स की जितनी भी वहां पे एक्सपीरियंस उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यू वेज चाहिए, ताकि हम रिपोर्ट कर सके, एंड नए तरीके चाहिए कि हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें, राइट? बिकॉज ये मैनुअल तरीके वहां पे काम नहीं आएंगे। जब हम आगे चलते हैं तो आगे पता लगा कि देखिए इसमें आप नेगेटिव इंटरेक्शंस लाइक हेरासमेंट भी देख सकते हैं। यस, और इसी एक टर्म की वजह से आज हम ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं। मेटावर्स में एक फीमेल ने फेस कैसे, मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि उनके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, उनको क्या किया है, किसी ने हिरास किया है, राइट? अब यहाँ पे हुआ क्या? ऑल दो शी वॉज वेल अवेयर कि यार ये चीज रियल नहीं है, ठीक है, बट जो उसके साथ वहां पे हुआ, उसने उसकी मेंटली बहुत ज्यादा स्टेट क्या कर दी? खराब कर दी, डिस्टर्ब कर दी। शी वॉज नॉट स्टेबल, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। एक तरीके से उसको ऐसा लगने लग गया कि जो वहां पे हुआ ना, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला? कि वो सारे एक्सपीरियंस फिजिकली नहीं हुए, बट वो सारे मेंटली तो हुए ना। एंड मेंटली भी इंसान जो है बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हो सकता है ऐसी चीजों से। चलिए, नाउ अब यही सारी चीजों को बनाने के लिए हम वीआर सेट्स को क्या करेंगे? थोड़ा सा और एडवांस बनाएंगे, जिसमें रिकॉर्डिंग हो, एंड हम एफिशिएंटली इन सारी ही जितनी भी न्यूज है या फिर जो भी अगर आगे आते हैं थोड़े बहुत और केसेस, तो हम उनको यहाँ पे डील कर सके। जब हम बात करते हैं तो मेटावर्स के सबसे ज्यादा यूजर्स कौन है? चिल्ड्रन से। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, आप लोगों के पास टाइम नहीं है मेटावर्स में जाके चीजें एक्सपीरियंस करने का, आपको पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। जो लोग वर्किंग है उनके पास भी टाइम नहीं कि यार हम मेटावर्स में जाए चीजें एक्सपीरियंस करें, नहीं, दे हैव देयर ओन लाइफ, दे हैव वर्क टू डू, दैट्स व्हाई। तो चिल्ड्रंस है, एंड आप ये चीज देखिए कि जो चिल्ड्रंस है ना, वो इसी वजह से बहुत ज्यादा रिस्क पे है। वो डेंजर जो है बहुत ज्यादा फील कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गलत चीजें जो है यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। और हमें पता ही है कि आज के टाइम की जो करंट जनरेशन है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है। हर तरीके से वो एडवांस है, मेंटल लेवल पे भी अगर हम बात करते हैं, फिजिकल चेंजेस में भी, बायोलॉजिकल, इवन इतने ज्यादा रिपोर्ट्स आ गए अब तो कि जो अब जो जनरेशन आ रही है, देयर इज मच मोर एडवांस बायोलॉजिकली एज वेल, ठीक है। तो यस, दीज थिंग्स आर वेरी मच डेंजरस। नाउ जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा ही है, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि जो विक्टिम है उसने रिपोर्ट करी थी कि देखिए मेरे को ना ट्रॉमा हो गया है। आई नो कि मेरे साथ कोई भी फिजिकल असॉल्ट नहीं हुआ, बट मुझे उसके जितना ही ट्रॉमा हुआ है, ठीक है। एंड इसी वजह से हमें इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलते तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ट्रेडिशनल लॉज जो है वो काम नहीं करेंगे, सो वी नीड अ वर्चुअल अवतार्स एज वेल, जैसे कि मैनुअली वी हैव पुलिस, ठीक है। हमें तो मेटावर्स में भी ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी जिससे जो लोग हैं वो यहाँ पे ऐसी चीजें ना करें जिससे किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ पे जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ सकता है। नाउ द मेजर पॉइंट इज, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिडिक्शन फ्रॉम, व्हाट इज दिस टर्म? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम ये पार्टनर हो सकता था। ये बहुत मैंने रिसेंटली अभी चेक किया था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस पीपीटी, सो ये वर्ड जो है वो आपके यूपीएससी ने पूछा हुआ है, मतलब पैसेज में, ठीक है। तो क्या मतलब होता है? प्रिडिक्शंस फ्रॉम Gartner suggest more people will join the metaverse, making necessary to create a legal and regulatory measures। नहीं पता तो बता देती हूँ। बेसिकली इस टर्म का मतलब है कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म जो क्या करती है, लीगली डिसीजंस लेती है, ठीक है। हम उसको लीगली कंसल्ट कर सकते हैं, वो लीगली डिसीजंस लेके हमें किसी भी केस के रिगार्डिंग गाइड कर सकती है। तो गारंटर आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ब्रीफ से एक यहाँ पे नॉलेज है कि बेसिकली व्हाट इज दिस टेक्नोलॉजी। तो ये वर्चुअल रियलिटी और एक्चुअल रियलिटी को कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, एक डिजिटल एनवायरनमेंट जो है हम लोगों के लिए क्रिएट करता है। पॉपुलैरिटी एंड ओरिजिन, दिस इज इंपॉर्टेंट।
कि ये कहाँ से आया। सो देयर वाज अ बुक दैट वाज रिटन बाय नील इन 1952 और उस नॉवल का नाम क्या था, स्नो क्रैश। और वहीं से बेसिकली क्या हुआ, ये मेटावर्स का कॉन्सेप्ट निकल के आया। एंड ये मेटा वर्ड फेमस कब हुआ, आप लोगों को वैसे अब तो नहीं आइडिया होगा, आप लोग अब इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते होंगे, बट फेसबुक का नाम जो है वो मेटा कर दिया गया था। ठीक है, अगर आप जब इंस्टा ओपन करते हैं तो नीचे लिखा होता है इंस्टा की कि मेटा के साथ ही वो एसोसिएटेड है। राइट, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट यस मुझे आइडिया है कि वहां पे मेंशन होता है मेटा वर्ड। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट बेसिकली क्या है कि बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे टुवर्ड्स गेमिंग सेक्टर, टुवर्ड्स रिमोट वर्क एंड इसकी एजुकेशन की तरफ। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो धीरे धीरे क्या बन सकता है, रियलिटी बन सकता है, विच इज ट्रू। थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या करेगा, हमें कॉस्टिंग में भी हेल्प करेगा। एंड जब लोग ज्यादातर रिमोट वर्क करेंगे, बाहर ऑफिस नहीं आएंगे, तो बहुत सारी चीजों की कॉस्ट भी डिडक्ट होगी। तो वही सारी चीजें यहाँ पे मेंशन आपको की गई हैं। चलिए, वो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, बट ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए इसका। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एम है $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हिट करना बाय 2047। कितने लोगों को लगता है, पहली बात तो ये हो जाएगी? जहां तक मुझे लगता है आधे लोग कहेंगे अरे हाँ झूठ बोल रहे हैं, बट नहीं, हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि यस, हमारी जो इकोनॉमी है वो 2047 तक $30 ट्रिलियन जो है हिट कर लेगी। इसके साथ आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हाँ जी, कौन है? यस, जब हम बात करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की तो वो है रिस्पेक्टेड सीतारमन जी। ठीक है, चलिए, अगर आपको पता तो सीतारमन जी के साथ अभी एक रिसेंटली न्यूज चैनल ने, जैसे होता है ना कि बहुत सारे रिपोर्टर्स को बुलाते हैं एंड वो डिस्कशन करते हैं, वहां पे एक चीज पता चली कि जिस बजट को वो लोग इतना हाईलाइट करके बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बजट है, बट जब उस बजट के आप डेप्थ में जाते हो तो आपको पता लगता है कि जो ये हम लोग हैं, जो बेसिकली मिडिल क्लास है, वो कुछ नहीं करे, वो सिर्फ टैक्स ही भर पा रही है। और इसका डिस्कशन बहुत बार किया गया था। तो उस चीज को सुन के एंड इस चीज को सुन के थोड़ा सा हमें क्या लगता है, कॉन्ट्रडिक्टिंग पॉइंट्स जो है देखने को मिलते हैं, बट यस चलिए। नाउ ये कहा गया है कि जब भारत अपनी 100th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगी, ठीक है, तब हम लोग क्या कर लेंगे, 30 डॉलर ट्रिलियन की जो है आपकी, $30 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी, उसको टच कर लेंगे। ना इंडिपेंडेंस के साथ आपको पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही होगा कि इंडिपेंडेंस हम कब सेलिब्रेट करते हैं एंड रिपब्लिक डे कब होता है। ठीक है, ओके, अनदर पॉइंट, इंडिपेंडेंस दो कंट्रीज को साथ मिली थी, एक थी आपकी पाकिस्तान और दूसरी थी आपकी इंडिया। राइट, पाकिस्तान और इंडिया को मिली तो साथ ही थी। अगर आप इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 पढ़ते हो तो उसमें यही लिखा गया है कि यस, दोनों कंट्रीज को हम साथ आजाद कर रहे हैं, बट पाकिस्तान के एक अलग लैंड मास है एंड इंडिया के एक अलग लैंड मास है। राइट, जब ये लोग साथ आजाद हुए थे तो पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस 14th ऑफ अगस्त एंड इंडिया अपना इंडिपेंडेंस 15th ऑफ अगस्त को क्यों बनाती है, सोचा कभी किसी ने? आजाद तो साथ में है भाई। ठीक है, अगर अब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो गूगल आपको टरका देगा और बोलेगा कि इन दोनों को मिडनाइट क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। बट द मेजर पॉइंट इज, मिडनाइट भी तो 12 बजे हुई ना, तो 14 लेना था तो भी इकट्ठे लेना था, 15 लेना था वो भी इकट्ठे लेना था, तो ये अलग अलग क्यों बनाते हैं? अब इस कॉन्सेप्ट में मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी का टाइम वाला कॉन्सेप्ट ऐड करती हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये पूरा वर्ल्ड अपना टाइम जो है जीएमटी पे कैलकुलेट करता है, जिससे 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स एंड 15 डिग्री इज समवेयर इक्वल टू 1 आवर। ओके, नाउ जब हम बात करते हैं मिडनाइट, तो टाइम हो रहा था 12 बज के 5 मिनट IEST। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे आ गया 15 अगस्त। बट जब हमने इंडिया की आईएसटी और पाकिस्तान की जो टाइमलाइन है उसके बीच में देखा, तो लगभग हमें 25 मिनट का डिफरेंस देखने को मिला। राइट। इट मींस जब इंडिया में 12:05 हो रहे थे, तो पाकिस्तान में कितने हो रहे थे? 11:40 पीएम हो रहे थे। एंड सिर्फ इसी रीजन की वजह से पाकिस्तान 14th को एंड इंडिया जो है 15th को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती है। ओके, चलिए। अब ये जो है नीति आयोग के थ्रू प्लान दिया गया है, दैट इज विजन ऑफ विकसित भारत, मतलब इंग्लिश में भी हिंदी डाल दी गई है। विकसित भारत करना है हमें। एवरेज इनकम हर एक इंसान की, ये तुम्हारे मतलब की बात है कि एवरेज इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए? $18,000 होनी चाहिए पर ईयर इंक्रीज। ठीक है, तब जाके हम लोग बन पाएंगे और तब हम लोग क्या कर पाएंगे, जो इंडिया है उसको मिडिल इनकम लेवल में जो फंसा हुआ है उससे निकाल पाएंगे। मिडिल इनकम लेवल के बारे में, लोअर इनकम लेवल के बारे में हम पीछे वाले लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं समझाऊंगी क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं। चलिए, विकसित भारत के बारे में पढ़ते हैं। ऑल्दो इसमें हम थोड़ा बहुत नीति आयोग से पहले जो 5 ईयर प्लान रहते हैं उसको भी कवर करेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एस्पिरेशन बेसिकली ये है कि भाई आपको हमारी जितनी भी जीडीपी है या फिर जो भी हमारी इकोनॉमी है उसको $30 ट्रिलियन तक लेके जाना है। ठीक है, एंड जिसकी मतलब क्या है कि इनकम पर पर्सन जो है वो कितना इंक्रीज होगी? $2,392,000 इंक्रीज होनी चाहिए, तब जाकर हम लोग वहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। अब आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा कि अरे हर इंसान को इतना पैसा मिलेगा। नहीं, तुम्हें जॉब लगना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे जो है इंक्रीमेंट बढ़ती जाएगी हर किसी की। ठीक है, चलिए आगे जब हम चलते हैं तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है विकसित भारत का, कि भाई अपनी कंट्री को हाई इनकम और एडवांस्ड सोशल कल्चर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एट्रीब्यूट्स में बढ़ाना है, कि हमारी कंट्री जो है सोशली भी अच्छी हो जाए, टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो, कल्चर भी अच्छा हो। वो तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो कल्चर के रिगार्डिंग हम बहुत अच्छी डिस्कशन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, जहां पे हमने देखा कि हाँ एक्चुअली में जो इंडिया है वो चाहता है कि इंडिया का कल्चर जो है बहुत सालों तक प्रिजर्व रहे। अगर आपको याद नहीं है तो हमने हेरिटेज कमेटी के बारे में बात की थी। ठीक है, 46 हेरिटेज कमेटी, तो वो भी आप इधर देख सकते हैं ना। ये ही लूप होल में बात सारे उसमें लिखी गई है और कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। यहाँ पे यही है कि की चैलेंजेस क्या हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करनी है, लॉजिस्टिक्स जो है वो इंप्रूव करना है। ठीक है, जो क्या कहते हैं इनकम का गैप है बिटवीन रूरल एंड अर्बन, उन सारी चीजों को यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने कवर करना है बेसिकली। छोटी सी बात ये है, बाय हुक और बाय क्रुक हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कहाँ पहुंच जाए, $30 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। कलेक्टिव एफर्ट्स किसके हैं? नीति आयोग स्पेशली क्या करे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रही है इसी विजन को अटेन करने के लिए। जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है कि जो 21वीं सदी होगी भारत के लिए वो क्या कहला सकती है, सबसे बेस्ट सदी कहला सकती है अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी में। एंड इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस भी बना सकते हैं, सिक्योरिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी बिटवीन वन पार्टी टू अनदर। जब हम इस बेसिकली विजन की बात करते हैं तो सस्टेनेबल ग्रोथ अगेन यहाँ पे है। मैं दिसंबर के लेक्चर से बहुत चिल्ला चिल्ला के सिर्फ बोल रही हूँ कि 2024 वाज ऑल अबाउट सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, 17 गोल होते हैं, कितने 64 मेंबर्स होते हैं, ये पहले ही आपको बता चुकी हूं मैं। नाउ विकसित भारत मतलब डेवलप्ड इंडिया होना चाहिए। करंटली हम किस स्टेज पे हैं? डेवलपिंग स्टेज पे हैं। तो बट अब हम चाहते हैं कि 100th जो हमारी एनिवर्सरी आएगी तब तक हम लोग क्या आ जाए, डेवलप्ड पे आ जाए। ठीक है, हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है अटेन कर लें ना। इससे क्या होगा, पॉवर्टी को खत्म करने की बात की जा रही है, जेंडर इक्वेलिटी की बात यहाँ पे की जा रही है और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात की जा रही है। पहली बात, तुम लोग पॉवर्टी का मतलब देखो, पॉवर्टी का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास एप्पल का फोन नहीं है तो तुम गरीब हो, जो तुम लोग बोलते हो। नहीं, बेसिकली पॉवर्टी बहुत
इजी शब्दों में कि किसी इंसान के पास घर रोटी मकान ये जो बेसिक चीजें होती हैं, ठीक है, चलो घर रोटी भी वो सॉरी घर कपड़ा भी छोड़ दो, रोटी होना इज मस्ट। ठीक है, तो वो चीज खत्म करनी है कि इंडिया में एटलीस्ट जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके पास खाने को सफिशिएंट चीजें हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन जेंडर इक्वालिटी, लाइक इन माय पर्सपेक्टिव इंडिया ने ये बहुत सारी जगहों में अटेन कर ली है जेंडर इक्वालिटी। बट यस, आज के टाइम पे जेंडर इक्वालिटी का टोटल ही डिफरेंट डेफिनेशन दी जाती है, जैसे कि फेमिनिज्म की भी डेफिनेशन चेंज है आजकल तो, राइट। तो वो वाली एक्चुअली जो जेंडर इक्वालिटी है वो इंडिया ने बहुत हद तक बहुत चीजों में अटेन कर ली है। थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं तो प्रोबेबली हम लोग अटेन कर लेंगे। यस, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अभी भी अटेन करना। नाउ स्मार्ट प्लानिंग, ठीक है, कि इंडिया जो है वो अर्बनाइज हो जाए, रूरल एरिया जो है वो ज्यादा ना रहे। क्यों? बिकॉज रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती। मैं सबसे बेसिक फैसिलिटी की बात कर ली तो एजुकेशन तक वहां पे ढंग से नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यहाँ पे हमें स्मार्ट प्लानिंग जो है करनी पड़ेगी। लेटरली अगर हम बात करते हैं कि सेल्फ रिलायंस, कि भाई लोगों को ऐसी ऐसी स्किल सिखाई जाए जिससे वो क्या हो जाए, सेल्फ रिलायंस हो जाए। हमने ये पढ़ा था ना आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट जो है हमें यहाँ पे अप्लाई होते हुए दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा सबसे पहले 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ लेते हैं। द मेजर रीजन बिहाइंड कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज नीति आयोग पीछे 2-3 स्लाइड्स में 2-3 बार आ गया है। नीति आयोग तक पहुंचने के लिए आपको पहले ये प्लान को लांघ के जाना पड़ता है। अब हुआ क्या, हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, ठीक है। अब हमें सारे काम खुद करने हैं, ब्रिटिशर्स हमारे साथ नहीं है, ठीक है। इकोनॉमी खुद संभालनी है, एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालना है, जस्टिस खुद संभालना है, सब हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सबको संभालने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए, है ना। उसकी प्लानिंग, पहली बात तो ये प्रोसेस क्या है कि वापस से इकोनॉमी को रीबिल्ड कर दिया जाए, बिकॉज जितने भी ब्रिटिशर्स आए ना वो पैसे कमा के ले गए, वो नहीं छोड़ के गए, कमाए और ले गए। तो इनिशियली हमारे पास इतना ज्यादा फंडिंग नहीं थी, उसी चीज को बिल्ड करने की बात की गई। अब जब हम बात करते हैं तो इसको हम फेमसली क्या बोलते हैं, बॉम्बे प्लान भी बोलते हैं, जहां पे ये डिस्कशन जो है पहली बार इंट्रोड्यूस कराई गई थी आप लोगों को। बेसिकली आप देख सकते हो 5 ईयर प्लान जो है वो कितने हैं हमारे पास, 12 5 ईयर प्लान है, ठीक है। इनके रिस्पेक्टेड टाइम पीरियड याद रखना जरूरी है, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस प्लान में किस चीज की बात जो है यहाँ पे की गई है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बात की गई है एग्रीकल्चर। मैं पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूं कि भारत की इकोनॉमी को स्टेबल करने में, सुधारने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो कौन सा सेक्टर होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हम आपका नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्यों? बिकॉज भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा जाता बिकॉज जमीन में सोना है, नहीं, हमारी जो भारत की जमीन है वो उपजाऊ बहुत है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सोने की चिड़िया बोल सकते हैं। कि वेन एवर नीडेड एग्रीकल्चर सेक्टर हमें बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर अच्छी होने के लिए सॉइल अच्छी होनी चाहिए, तो एलुवियल सॉइल जो है हमें भारत में देखने को मिलती है। नेक्स्ट सेकंड में क्या था, पैसा आ गया, ठीक है, पैसा आ गया, इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे कि चलो पैसा आ गया है, एग्रीकल्चर हो गया है, अब मार्केट शुरू करते खड़ी करना। थर्ड 5 ईयर प्लान बेसिकली क्या है, जहां पे सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए फूड की, ठीक है, एंड इकोनॉमी की, कि ठीक है हमने एग्रीकल्चर भी बना लिया, इंडस्ट्री भी लगा दी, बट अब इनसे क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए। पैसा आएगा तो क्या होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, पैसा आएगा तो अच्छा भी तो खाया जाएगा ना, है ना। अब आप घी तभी ले सकते हो ना जब आपके पास घी लेने के पैसे हो, सेम वही कॉन्सेप्ट। फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या था बेसिकली, जब हम फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो उसमें सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की जब हम बात करेंगे
तो वो है आपका 5th 5 ईयर प्लान, जिसमें बात की गई थी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, कि भाई ये जो पॉवर्टी है, जो भुखमरी है, इसको खत्म करने की जो बात है वो 5th 5 ईयर प्लान में की गई है। 6th 5 ईयर प्लान में क्या बोला है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ही सेक्टर में इंप्रूव करना है। 7th में कह दिया कि बहुत इंडस्ट्री बना ली, बहुत एग्रीकल्चर सेक्टर देख लिया, ठीक है, इकोनॉमी में पैसा दे दिया, ठीक है, खाने के लिए चीजें आ गई, अब क्या चाहिए, मॉडर्नाइजेशन चाहिए, अब लेके आओ तो मॉडर्न चीजें, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेवलप होंगे अच्छी तरह, राइट। एंड मॉडर्नाइजेशन से कहीं ना कहीं हमने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की भी बात की है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, 8th 5 ईयर प्लान में क्या था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, की ह्यूमन के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके डेवलपमेंट। यानी अगर हम बात करें तो 8th 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जहां पे हमें रिसोर्स या फिर लिमिटेड रिसोर्स आर देयर एंड पॉपुलेशन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, ये कॉन्सेप्ट जो है दिया गया था। 9th क्या है कि भाई रूरल डेवलपमेंट करनी है, कि भाई मॉडर्नाइजेशन आ गया, मॉडर्नाइजेशन से क्या होगा, अर्बन सेक्टर बनेगा, बट रूरल को भी तो साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, घसीटना तो पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते। 10th में हमें क्या देखने को मिला कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है हर सेक्टर में बढ़ा देनी चाहिए, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल, मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, यस, एम्प्लॉयमेंट, तो सारी ही चीजों में क्या कर देना चाहिए, आपको पैसा जो है सर्कुलेट कर देना चाहिए। 11th was basically all about overall development, इन सारी चीजों के डेवलपमेंट। एंड 12th से हम लोग यानी 2017 और 12 वाले जो 5 ईयर प्लान है, तब से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नारा लगा रहे हैं और 2024 आ गया है, अभी तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन नहीं कर पाए हैं। नाउ जोसेफ स्टैनली वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 5 ईयर प्लान के बारे में बात की थी इन 1928। एंड कई बार पूछ लिया जाता है कि 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान है वो कहाँ से आया है, और ऑप्शन में आपको दो चीजें दी जाती है, एक होता है यूएसएसआर और एक होता है रशिया। किसको टिक करोगे आप लोग, यूएसएसआर को कि रशिया को, बताओ। आप लोग यूएसएसआर को टिक करोगे, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, यूनियन सोविनियन सोवियत यूनियन है, यहाँ पे रशिया के अलावा 15 और ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज जो है उनके साथ जुड़ी हुई थी, और लेटरली उसको बाद में क्या कर दिया गया था, रिलीज कर दिया गया था। यूक्रेन और रशिया वॉर जब आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हो तो इसके इतिहास के बारे में भी आपको वहां पे देखने को मिल जाता है ना। आप देख सकते हो कि इंडिया ने बहुत सारे 5 ईयर प्लान निकाले, किसके लिए, इकोनॉमिक एंड जितनी भी आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अटेन करने के लिए। नाउ कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, कि हम क्या करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में पहले 5 साल में बता दें कि इतने में हम इतना पैसा खर्चेंगे, इन इन जगहों पे खर्चेंगे। आगे क्या है कि ये बेसिकली नॉन प्लान और प्लान बजट रहेगा, ठीक है, प्लान बजट की कुछ सेक्टर्स में इतना ही पैसा जाना है, नॉन प्लान बजट्स की कुछ सेक्टर्स में हम लोग फंडिंग्स के लिए लीनियंट हो सकते हैं। जब आगे हम लोग चलते हैं तो हमें पता लगता है कि नॉन प्लान बजट जो है वो क्या कर रहा था, कुछ ज्यादा ही स्पेंडिंग्स जो है अपने ऊपर ले रहा था। लेटरली वी गेट टू नो कि ये जो मॉडल है वो आपका 1951 से लेकर 2017 तक चला। उसके अलावा हम क्या देखते हैं, नीति आयोग का इंट्रोडक्शन देखते हैं 2015 में। नीति आयोग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 ग्रुप्स। पहला है 3 ईयर एक्शन एजेंडा, सेकेंड है 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी एंड थर्ड है 15 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट, की कोई भी जो नीड होगी या प्लान होगा उसको उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव इंडिया जो है वो 2025 का मेंस एशियन कप जो है उसको होस्ट करेगी। यस, कहाँ पे होगा, यूएई में जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर आप यहीं से देख पा रहे हो तो 2 सितंबर को सारे लोग फ्री रहना, बिकॉज उस दिन किसका मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अनदर जो लोग सोच रहे कि नेपाल क्या है, तो नेपाल जो है लास्ट ही बेसिकली आपका जो एशियन कप था उसमें पार्ट लिया है उसने, ये सबसे न्यूएस्ट मेंबर जो है आपका कंसीडर किया जाता है। आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा है कि जो इंडिया है
वो एशियंस कप क्रिकेट को होस्ट करेगा, जो T20 फॉर्मेट में होगी। यस। अब अलग अलग होता है, जैसे वनडे फॉर्मेट हो गया, T20 हो गया, बेसिकली जहाँ पे 20 ओवर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें यू हैव टू मेक बंच ऑफ रन्स हो गया, जिसमें कितने विकेट्स गई। तो वो फॉर्मेट जो है यहाँ पे अपनाया जाएगा, ठीक है। एंड ये डिसीजन कहाँ से आया है? एशियन क्रिकेट काउंसिल से जो है आपका पास किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एशियन कप का बेसिकली रोल क्या है कि सारी टीम्स को टूर्नामेंट्स के बारे में बताना, उनको प्रिपेयर करना, ठीक है। एंड 2026 से कहा गया था कि T20 फॉर्मेट में होगा, बट 2025 में भी हमें सेम फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल जो है उसको होस्ट किया था ना। व्हाट इज हाइब्रिड मॉडल? कि जितने भी आपके एशियन जो कप हुए थे, ठीक है, वो पाकिस्तान में मैचेस लड़े गए थे, बट एज यू नो इंडियन जो टीम है, ठीक है, और वो पाकिस्तान में नहीं जा सकते, वहां पे नहीं खेल सकते, इसलिए जितने भी इंडिया से जो रिलेटेड या इंडिया वर्सेस जितने भी सारे मैचेस थे वो श्रीलंका में हुए थे। तो ये क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया कि दो जगह पे जो है ये टूर्नामेंट हमें देखने को मिला है। दैट्स वाई हाइब्रिड मॉडल देखने को मिला। फ्यूचर प्लान क्या है बेसिकली कि जो आपका 2027 एशियन कप होगा वो वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला जाएगा, एंड वो जो है बांग्लादेश में होगा। आगे चलते हैं। तो जो 2025 और 27 दोनों ही क्या है, 13 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें से बहुत सारे मैचेस ऑलरेडी स्केड्यूल हो चुके हैं, एंड आप चाहें तो ऑनलाइन उनके स्केड्यूल कैसा है वो भी देख सकते हैं। लिटरली पार्टिसिपेंट डिटेल्स की बात की जाती है तो अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, दीज आर ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड द न्यूएस्ट पार्टिसिपेंट कौन सा है? दैट इज योर नेपाल। कब की बात करते हैं तो ये कप जो है वो 1984 में शुरू हुआ था, ठीक है, एंड पहला बांग्लादेश में किया गया था। इंडिया जो है उसने बहुत मैक्सिमम टाइटल्स जो हैं वो जीते हैं, ठीक है, एंड लगभग 8 मैचेस जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे जीत चुके हैं। अब आगे जो मैचेस होंगे वो वनडे इंटरनेशनल T20 फॉर्मेट में होंगे, और यही बात यहाँ पे आपकी लिखी गई है कि नेपाल ने न्यू ज्वाइन किया था, वो चीज भी इधर मेंशन करी गई है। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो साउथ अफ्रीका है उसने अपने लॉज चेंज कर दिए हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, कि बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यू लॉज लेके आए हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है कैसे अफेक्ट कर रहा है चीजों को। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो आपके साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है उन्होंने इस बिल पे साइन किया है, जिन्होंने कहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके रिगार्डिंग बिल साइन किया गया कि दैट वी शुड नॉट यूज फॉसिल फ्यूल्स मच, ठीक है, बिकॉज इसके एक्सट्रैक्शन में भी पैसा जाता है, एंड आपको पता होगा तो कोल बनने में बहुत साल लग जाते हैं, फिर वो कोल बनता है, राइट। चलिए आगे जब हम चलते हैं तो यहाँ पे यस यही चेंज ऑफ प्लान की बात की गई है। लेटरली अगर हम बात करते हैं तो एक्शन क्यों दिखाई दिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पेरिस एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें ये लिखा गया था कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका कंजम्पशन जो है हम कम करेंगे, और उसी एग्रीमेंट के चलते हुए इन्होंने ये डिसीजन जो है लिया है। आगे जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, बेसिकली हमें देखने को मिलता है साउथ अफ्रीका इज फुल ऑफ कोल। कोल में क्या होता है? कार्बन ज्यादा होता है, एंड कार्बन इज वन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसकी वजह से डिसीजन जो है यहाँ पे लिया गया है। लेटरली अगर हम बात करते हैं तो नेशनली अभी ये जो डिसीजन है वो अभी अपडेट किया गया। पहले प्लान कुछ और था 2016 में इनका, बट 2021 में इसको अपडेट कर दिया गया है। 2025 जो है वो लेटेस्ट अपडेट की बात उसमें की गई है। नाउ गोल्स बेसिकली क्या है कि जो 2050 तक हम लोग जितने भी फॉसिल फ्यूल्स के एमिशन है उसको कम कर ले, बिल्कुल, ठीक है, एंड इसकी वजह से जो हमारा क्लाइमेट है जो उस पर बैड अफेक्ट पड़ रहा है उसको भी रिड्यूस कर ले। इंडिया की भी यहाँ पे बात की गई है कि जो इंडिया है उसने भी यही चीज ही मेंशन की थी कि हमें क्या करना चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमें भी अपनी पॉलिसीज लॉज चेंज करने चाहिए, ताकि हम लोग भी एक अच्छा एनवायरमेंट जो है उसको अटेन कर पाए। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ऑल दो इसके बारे में हम अब जानते हैं, बट स्टिल जो मनु बकर थी उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। हमें बेसिकली क्या देखना है अब इसमें कि ओलंपिक्स में क्या क्या होता है। अब ब्रीफ अबाउट ओलंपिक।
तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ओलंपिक जो है वो ग्रीस में कंडक्ट कराया गया था। कहीं ना कहीं ग्रीस के ग्रीक कल्चर रिलीजन को दर्शाता है। शुरू शुरू में यहाँ पे रनिंग, रेसलिंग, चारियट रेसिंग जैसे क्या थे, गेम्स थे। आगे जब हम चलते हैं मॉडर्न में, क्या हुआ, 19th सेंचुरी में इसको ढूंढा गया वापस से, और वी कैन से गेम्स ऐड की गई, मॉडर्न वेज जो है वो इसमें अडाप्ट किए गए। कहाँ पे हुआ था? एथेंस, ग्रीस में हुआ था। अपकमिंग इवेंट कौन से हैं? 2026, 28 एंड 32 में हमें अपकमिंग ओलंपिक्स देखने को मिलेंगे, विंटर, समर एंड समर। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो हमने आपका मैथ्स ओलंपिक के बारे में भी बात किया था, जिसका लास्ट एग्जाम कब हुआ है? 12 दिसंबर 2024 को हुआ है, जिसमें इंडिया 4th रैंक पे रहा है। एंड इंडिया के पास 4 गोल्ड, 1 सिल्वर मेडल भी देखने को मिला है। फर्स्ट यूएस है, सेकंड चाइना है, एंड थर्ड कौन है आपका? साउथ कोरिया। चलिए, लास्ट डेटा कि नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है, मनु बकर, सरबजोत सिंह ने ब्रोंज, स्वप्निल ने ब्रोंज। इंडियन हॉकी टीम का ब्रोंज मेडल आया, अगेन मनु बकर का ब्रोंज, एंड जो थे आपके अमन, उनका क्या है? अगेन ब्रोंज मेडल जो है हमें देखने को मिला है। लोगों में क्या है? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड कलर की रिंग्स आ जाती है। मोटो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। ठीक है, बेसिकली जो इसमें टुगेदर वाला कम्युनिटर है वो आपका 2021 में ऐड किया गया था। थोड़ा सा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में भी देख लो। तो ये 1894 में एस्टैब्लिश की गई थी, जो ओलंपिक गेम्स की गारंटी लेती है, और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है। और इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर जो है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। इन सारे ही करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी पीपीटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप इन सारी ही वीडियोस में जो भी पीपीटीज हैं उनको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।